डॉक्टर लक्ष्मण यादव, बहुत सारगर्भित बात कही अनिल रायल जी ने। लेकिन क्या मायावती इतनी आसानी से सोचती हैं जो ये कहेंगी कि मुस्लिम हमारी बात नहीं सुन रहा, मुस्लिम ने वोट दे दिया, मुस्लिम समाज मान लेगा? क्या लगता है आपको? जी संजय जी, मुझे ये लगता है कि इस तरह के बयान राजनीति में आपकी दूरदर्शिता के अभाव को दर्शाते हैं। असल में अगर बीजेपी के सामने अगर वोट देने के रवैये या वोट देने के तरीके पर अगर आप बात करेंगे, जब भी बात करेंगे राज्य के चुनावों में या केंद्र के चुनावों में, आपको एक तबका ऐसा मिलेगा जो निरापद भाव से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इसलिए वोट देता है कि बीजेपी को हराना है, और वो तबका मुसलमान, क्योंकि उसे पता है। और ये कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स, मुसलमान तुष्टीकरण, इस वाली भाषा में मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मुसलमान तबके को यह दिख रहा है, जो मुसलमान तबके ने झेला है या वो झेल रहे हैं, वो तो सामने उनके, जो पार्टी पूरे चुनाव में बिना किसी दुराव या छुपाव के सीधे यह बात दावे के साथ कहती है कि हम एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, वो कहीं टिकट नहीं देते। वो पीछे से ले आते हैं कोई एक व्यक्ति जिसको मिनिस्टर बना देते हैं, जिसको शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी बना देते हैं, ये सब कुछ है। लेकिन वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से राजनीति करते हैं, जिसको अजय सिंह बिष्ट ने कहा कि 80-20 की राजनीति है। कई बार तो उनके नेता ये भी कहते पाए गए कि हमें तो आपका वोट भी नहीं चाहिए। उन्होंने दुश्मन खड़ा कर दिया है एक कथित हिंदू तबके के सामने। इसलिए मुसलमान को यह बात समझ में आती है कि सब ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बिना कोई राज रहा हो तो मुसलमानों का कोई बहुत भला हो गया। कांग्रेस के जमाने में मुसलमान तो बार बार ये कहते हैं कि भाई वाकई हमने अपना नेता किसी मुसलमान को नहीं माना था कभी। उनके नेता मुलायम सिंह यादव, उनके नेता लालू प्रसाद यादव, उनके नेता मायावती और उनके नेता कांग्रेस हुआ करती है लंबे समय से। उन्होंने अपना तो नेता भी नहीं मनाया। वो भरोसा करते हैं कि हमारी लड़ाई ये संविधान में भरोसा करने वाले लोग लड़ेंगे। और आज भी मुसलमान यही है। मुसलमान ने ओवैसी तक को अपना नेता नहीं चुना उत्तर प्रदेश में। अब आप क्या कहेंगे, जो कि बहुत बेबाकी से ओवैसी मुसलमानों के सवालों पर एड्रेस कर रहे हैं, और बहुत दिन तक ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि उनको नेता नहीं चुनेंगे, वो उनको भी वोट देंगे। ऐसे तबके पर यह कह देना कि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया, यह बचकानी बात होगी। दूसरी बात, मुसलमानों का वोट जो मांग रहा है, उनसे मुसलमान भी तो एक सवाल पूछेंगे कि हमारे लिए आपने क्या किया। जब उत्तर प्रदेश में सीएनआरसी आंदोलन में, मुझे ठीक आंकड़ा आप लोग तो बता ही देंगे, मुझे जहां तक याद है कि 35 लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हुए, गोली मारी गई, बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगा के चौराहे पर आतंकवादी तक कहा गया। ऐसा तो किसी के ऊपर नहीं हुआ। कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई खुमचे वाला, उसके ऊपर कुड़की का मुकदमा हो गया और वो पैसा भर रहा है। उस समय मुसलमान के साथ सपा खड़ी हुई कि बसपा खड़ी हुई कि कांग्रेस खड़ी हुई, जो खड़ा हुआ उसे नैतिक आधार है वोट मांगने का। सीएनआरसी में उनकी महिलाएं रात दिन सड़क पर लड़ रही थी, और आप लोग इसलिए कि कहीं आपके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण की का आरोप न लग जाए, आप बचते थे एक लाइन साफ बोलने में, और आप लोग ये कहते हैं कि आपको उन्होंने वोट नहीं दिया। मुसलमान के लिए लड़ने वाला कौन, उनके लिंचिंग के खिलाफ सड़क पर उतरने वाला कौन, फेक एनकाउंटर में सबसे ज्यादा मारे जाने वाले मुसलमान हैं, जेलों में बंद होने वाले सबसे ज्यादा कौन लोग हैं, और उस पूरे तबके के ऊपर आप आरोप लग गए। अब आखिरी बात संजय जी, ये तो एक बात हुई। रविकांत जी, मैं आपकी बात में जोड़ दूं कि आज बहुत उनकी छवि सुंदर लग रही है। मैं पहली बार देख रहा हूं वो किस तरह से हमारे सामने आए। उन्होंने बात भी बड़ी खूबसूरत कही। मैं रविकांत जी की बात को आगे ही बढ़ा रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन और आंदोलन का नाम है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में जो काम मान्यवर कांशीराम ने किया, मैं 1995 के पहले वाले कांशीराम को अलग देखता हूं, 1995 के बाद वाले कांशीराम को अलग देखता हूं, उस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन जो भूमिका मान्यवर कांशीराम की रही है, चाहे वो DS4 की रही हो, चाहे वो बाम सेफ की रही हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी को बनाने की रही हो, वो तो एक मिशन और आंदोलन का नाम था। मान्यवर कांशीराम साइकिल पर घूमते थे, लोगों से मिलते थे, और केवल दलितों के नेता नहीं थे। हमारे यहाँ इलाहाबाद के एक बड़े प्रकांड बुद्धिजीवी रविकांत जी जानते हैं, जो NFS करने में माहिर हैं,
उन्होंने किताब लिखी है, उसका हिंदी अनुवाद हुआ है दलितों के मसीहा कांशीराम। कांशीराम दलितों के मसीहा नहीं थे। कांशीराम ने कभी दलितों की राजनीति नहीं की। कांशीराम ने 85% बहुजन की राजनीति की। कांशीराम ने DS4 बनाया था तो बड़ी बेबाकी से उन्होंने एक नारा दिया था कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। ये तेवर था मानवर कांशीराम का। आज हिम्मत है, अब आज तो बहुजन से सर्वजन हो गया भाई। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाथी शंख बजाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। तो ये जो मंडल कमीशन समाजवादी बात करने वाले, लोहिया की बात करने वाले लोगों ने परशुराम की कटार पकड़ी, तो बताएं ये CSDS और लोकनीति का आंकड़ा कहता है कि 86% ब्राह्मण और 89% ठाकुरों ने दिया वोट है भारतीय जनता पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहेंगे इस बात पर? बहुजन समाजवादी पार्टी उस मिशन और आंदोलन से भटक गई। ये बात पार्टी का भक्त बने हुए लोग नहीं समझेंगे। ये जो एक तबका पैदा हो गया है ना, जो सुप्रीमो कल्चर पैदा हो गया है, ये लोग ये बात नहीं समझेंगे। आपने विचारधारा से समझौता किया, नंबर 1। नंबर 2 की जिस मिशन मूवमेंट में बामसेन को कमजोर करने वाला कौन है? बसपा है। अपने पुराने कैडर को कौन ऐसा नेता है कि क्यों लोग आपको छोड़ते चले गए? ओम प्रकाश राजभर तो मानवर कांशीराम के बनाए हुए नेता थे। उमा शंकर सिंह जो इनके नेता हैं, उन्होंने सदन में अभी कल या परसों बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जब उनको बोलने के लिए खड़ा किया गया तो ठहाका लग रहा था कि ये तो एक सांसद बचे हैं बसपा के। तो उमा शंकर सिंह ने, अब कितना वो लड़ पाएंगे बसपा के लिए अलग बात है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि मानवर कांशीराम की बनाई हुई नर्सरी से कुछ लोग निकले हैं, वो अभी आज हमारे ऊपर हंस रहे हैं। तो वो नर्सरी थी जिसमें नेता बने, और आपने क्या किया कि नेताओं को खत्म करना शुरू कर दिया। लोग छोड़ छोड़ भाग रहे हैं। तो कांग्रेस का जो हश्र हुआ ना, वो इनका हश्र हो रहा है। मिशन मूवमेंट से दूर होना, नेताओं को जो आप सृजित कर रहे थे उनसे दूर होना, सुप्रीमो कल्चर का विकसित होना। और आपकी लड़ाई किनसे थी? उस पार्टी से जो घोर अनैतिक, घोर अमर्यादित है, फिर भी वो जनता के पास रहती है। वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। वो लोगों से मिलते हैं और उनके पास सत्ता है, उनके पास मीडिया है, उनके पास कैडर है, उनके पास RSS भी है। आपका बामसेफ RSS का विकल्प हो सकता था, आपने बामसेफ का क्या किया? इसलिए कुल मिला करके आत्ममूल्यांकन आपकी राजनीति को बचाएगा। ये परोक्ष रूप से दूसरे पर दोष देना, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे अब वो अपनी गलती, अपनी कमी को नहीं मानेंगे तो बहुत दूर तक राजनीति नहीं जाएगी। ये मेरी टिप्पणी संजय। और जी से अंतिम कमेंट लूं उससे पहले एक बड़ी खबर ये है कि आज एक हफ्ता हुआ नहीं योगी सरकार के लिए, और बड़ा अपशकुन सा हो गया कि एक पेपर लीक हो गया 12वीं की अंग्रेजी का, और पिछले सारे पेपर याद आ गए लोगों को कि कब कब लीक हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि बलिया के DIS को सस्पेंड किया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 लोग और गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ने बड़े अफसरों की बैठक बुलाई है। तो किसी भी सरकार के लिए लज्जाजनक बात है कि एक हफ्ते के अंदर 5 लाख बच्चे बैठे थे उसमें और पेपर लीक हो जाए। लक्ष्मण जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूँ, और मैं भविष्य के लिए भी बताना चाहता हूँ कि आपसे जब आखिरी कमेंट पूछता हूँ तो मुझे याद आता है कि आपके मुंह से कुछ मैं कबीर का या किसी की कुछ 2 लाइनें सुनता हूँ तो मुझे डिबेट समापन करने में एकदम आनंद आ जाता है। तो मैं अगली बार से आपसे समाप्त तभी करूंगा जब आप मुझे कुछ सुनाएंगे। जी, आज की डिबेट कर जी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूं, लेकिन अभी जो ये पेपर लीक वाली बात करके आपने जो है वो कर दिया, आप इसको नकारात्मक ले रहे हैं, मैं तो सकारात्मक ले रहा हूं कि अभी भी उत्तर प्रदेश में एग्जाम तो हो रहा है ना, पेपर तो हो रहा है ना। अभी वो दिन नहीं आया कि बिना पेपर दिए भी रिजल्ट आने लगे। वो लेटरल एंट्री आ रही है, वो UPSC में भी आई है, वो हमारे यहाँ प्रोफेसर भी अब लेटरल एंट्री से बनेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप तारीफ क्यों नहीं करते, तो मैं कर रहा हूँ तारीफ कि अब कोई एग्जाम की जरूरत नहीं, डिग्री की जरूरत नहीं, और उत्तर प्रदेश में अभी भी एग्जाम हो रहा है, इसको आप बड़ा माने। अच्छा, आखिरी 1-2 छोटी छोटी टिप्पणी कर दूं संजय जी, चूंकि विषय आज का है। मेरा कहना यह है कि बीजेपी से तुलना करने का अर्थ ये कतई नहीं होता कि हम अपनी कमियों को नहीं देखना चाहते। ये राजनीतिक दलों के लिए मैं कह रहा हूं कि ठीक बात है कि बीजेपी जिस भी भूमिका में है वो कोई भी काम बड़े लेवल पर कर लेगी। मसलन एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, चंदा एक ऐसी चीज होती है जिससे पार्टी चलती है। अगर प्रत्यक्ष रूप से सही माध्यम से चंदा नहीं आएगा तो आप कहीं ना कहीं गलत रास्ता अख्तियार करेंगे, तब भी फंसेंगे। अगर आप पार्टी चलाने के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे कि बाद में कोई चंदा न दे आपको,
तो आप हंसेंगे कि 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तब जब्त हुई जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, और इसी चुनाव के बाद 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त हो गई है बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो बहन जी के छोटे भाई हैं, छोटे या बड़े मुझे नहीं पता, लेकिन भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई। तो कई बार ये भी विचार करना होगा कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तब भी बीजेपी आपको नहीं छोड़ रही है। नहीं मैं छोड़ ये नहीं रही। कह रहा हूं कि कोई साथ दे रहा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी तो आपके पैसा जब्त हो जा रहा है। तो एक थोड़ा सा साहस दिखाइए ना। यही मैं एक टिप्पणी कर दूं संजय जी की इन पार्टियों क्षेत्रीय दलों के पास समस्या ये होती है, चुनौती ये है कि आपके पास पैसा आएगा कहां से, और जो सरकार में होता है उसको पैसे के लिए सोचना नहीं होता है। तो एक तो ये वो मीडिया भी उनका साथ होता है, वो करोड़ों रुपए का पैसा खर्च करके पार्टी का संगठन का काम भी कर लेते हैं। पैसा जुटाना नहीं है तो नेता जमीन पर काम कर रहा है, मेहनती तो वो लोग हैं, बीजेपी के लोग मेहनत कर रहे हैं। एक पक्ष इसका ही है। दूसरा पक्ष ये है कि अगर आपकी पार्टी के पास पैसा नहीं है, अगर आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है, तो विपक्ष में होने के बाद आप सक्रिय राजनीति में तभी काम करेंगे जब दो काम करेंगे। पहला और सबसे प्रमुख कि आप जनता के बीच जाएं, उनको भरोसा दिलाएं कि आप उनकी आवाज हैं, आप उनके मुद्दों पर सड़क पर लड़ते हुए नजर आए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री हो सकती थी, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन आपने वह काम छोड़ दिया जिसके रास्ते आप प्रधानमंत्री बन सकते थे। और कितना अच्छा होता है इस देश में आप प्रधानमंत्री बनती। मान्यवर कांशीराम का सपना था कि राष्ट्रपति मुझे क्या बनाओगे, बनाना तो प्रधानमंत्री बनाओ, और लोग अफवाह उड़ाते हैं कि आप राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो ये आपके कद को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप डरे भी तो भी आपको बीजेपी ने माफ नहीं किया, आप उनके साथ खड़े रहे तब भी बीजेपी ने आपको माफ नहीं किया। तो अब तो आपकी जमीन खो गई, आप जनता से दूर हो गए, आप उनकी लड़ाई। और आखिरी में मैं ठीक बात कह रहा हूं कि ब्राह्मण वोट कितना दे रहा है ये बात छोड़िए, ये सपा और बसपा के अपने कोर वोटर कहां चले गए, ये भी इन पार्टियों को विश्लेषण करना होगा। आप भरोसा नहीं पैदा कर पा रहे कि आप उनकी आवाज है। सड़क, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। अब देखते हैं ये जो लोकसभा का पद छोड़ करके अखिलेश जी गए हैं, मुझे अभी भरोसा बहुत नहीं है कि वो सुकून भरी जिंदगी छोड़ करके सड़कों पर संघर्ष करेंगे। मगर अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो वो अपना राजनीतिक भविष्य नहीं बचा पाएंगे, लड़ना पड़ेगा। और उसी में चूंकि आज आप बोल रहे हैं, वसीम मराठी का एक शेर जोड़ देता हूं कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा, तुझको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा बन जाऊंगा। मैं कैसे बड़ा बन जाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा को बड़ा बनना है तो संजय जी,